हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष। जैसा कि इवनिंग टाइम पे हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, मोशन चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, तो मोशन को हम अभी कंटिन्यू करेंगे। पार्ट बी होगा और अंतिम पार्ट होगा। इसके बाद हम फोर्स पढ़ेंगे। इसके पहले जो मैं पढ़ा, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या होएगा, स्पीड क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, वेक्टर स्केलर में डिफरेंस क्या है, ये तमाम बातों का चर्चा किया। साथ साथ एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन आप कह सकते हैं। अभी हम कुछ ग्राफ के माध्यम से कुछ फार्मूला के माध्यम से इस चैप्टर को समझेंगे और समाप्त करेंगे। तो आइए मेरे साथ अभी हम देखते हैं। जैसा कि पहला टॉपिक मैंने बनाया है गति का ग्राफीय प्रदर्शन। तो हो सकता है कि गति का ग्राफीय प्रदर्शन दो तरह से आपके सामने दिखे। पहला हो सकता है दूरी समय ग्राफ, या कह सकते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सेकंड को कह सकते हो वेग। तो ध्यान रहे यहाँ पे इन दोनों शब्दों पे। इसका मतलब डिस्टेंस टाइम और ये बोल रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैं दोनों का जिक्र करूंगा। सबसे पहले दूरी समय ग्राफ को अगर मैं बताऊं तो दो पार्ट में मैंने इसे डिवाइड कर दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि देखिएगा, अगर इस पे गौर फरमा रहे होंगे तो एक समान चाल और दूसरा क्या बोल रहा है, असमान चाल। इसका मतलब हो सकता है कि वेलोसिटी एक समान हो और हो सकता है मतलब स्पीड असमान हो, मतलब अलग अलग हो। ग्राफ के माध्यम से मैं जो कह रहा हूं उसको प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। इस ग्राफ को देखिए। सबसे पहले कोई भी ग्राफ अगर हो तो आप ग्राफ को समझने के लिए दोनों एक्सिस को देखिए, एक्स को और वाई को। एक्स पे मैंने लिया है टाइम, किस में, मिनट में। दूसरे पे लिया है किलोमीटर में, डिस्टेंस। ठीक है, तो जैसा बुक में है आपको लग रहा होगा ये आवर में होना चाहिए, बुक में भी मिनट में दिया हुआ है और ये किलोमीटर में दिया हुआ है। तो इन दोनों से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि देखिए जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ रहा है उतना ही टाइम बढ़ रहा है। इस तरह से मैंने दो लिया, एक को टाइम t1 बोला, एक को टाइम t2 बोला। दूसरा इधर अगर चल रहा है तो ये डिस्टेंस है, इसका मतलब ये डिस्टेंस d1 होगा और ये वाली d2 होगा। ठीक है, अब इन दोनों में जो रिलेशन होगा, जैसे लिखा हुआ है एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की दूरी समय ग्राफ। इसका मतलब आप यहां से क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस रीजन के डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। देखिए इन दोनों में अंतर क्या होगा, d2 बाई d2 यहाँ तक है। मतलब मान लीजिए अगर मैं कोई वैल्यू रख दूँ, सपोज कीजिए ये 40 है, ये मान लीजिए 20 है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना चला है, ये 20 होगा, 40 माइनस 20। इसी तरह से स्पीड अगर आप निकालोगे तो डिस्टेंस बाई टाइम होता है, आपने पढ़ा होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोस्त डिस्टेंस क्या होगा आपका, d2 माइनस d1 जो नेट स्पीड है, और टाइम क्या होगा, t2 माइनस t1 जो ये चला हुआ है। तो इसी तरह से अगर स्पीड निकालना हो कभी भी ग्राफ के माध्यम से, जनरली देखिएगा यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके सामने कोई ग्राफ दे देगा और आपको बताएगा कि इस पर स्पीड बता दीजिए। ठीक है, तो आप आसानी से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, टाइम कैलकुलेट कीजिए, दोनों का डिवीजन कीजिए, डिस्टेंस बाय टाइम, आपका स्पीड मिल जाएगा। दूसरी बात जो मैं बताने की कोशिश किया हूं कि इसमें देखिए असमान चाल, इसमें क्या बोला कि एक समान चाल से चल रहा है, मतलब स्पीड सेम थी, यहाँ पे स्पीड वेरी कर सकता है। जैसे यहाँ अगर देखिएगा तो हो सकता है ये t1 हो सकता है ये t2 हो सकता है ये t3 हो, इसके बाद t4, उसी तरह से t5। इसका मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस होगा, तो d1 d2 ऐसा हो सकता है। लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट होता तो इसकी ग्राफ कुछ ऐसा जाता, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, बढ़ रहा है लगातार, समझ रहे हैं। तो इसीलिए कह रहा है इसका असमान चाल। तो आपको कई बार बताएगा कि ये कैसा ग्राफ है और ये कैसा ग्राफ है, तो दोनों ग्राफ में बेसिक अंतर आप समझ पा रहे होंगे। तो इसमें कोई फार्मूला नहीं होगा, बल्कि इसी में फार्मूला आएगा और निकालने के लिए जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा। दूसरा पार्ट जो मैंने आपको बताया था कि वेग समय ग्राफ, तो इसको मैंने यहाँ बताने की कोशिश किया है पार्ट बी को। इसे भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे? एक को मैंने क्या बोला, एक समान चाल से गतिमान, क्या बोल रहा, एक समान चाल, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, असमान त्वरण से। ठीक है, अब देखिए एक समान चाल, इसका मतलब क्या होगा, स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए एक समान चाल से गतिमान कार का वेग समय ग्राफ क्या है, वेग और समय ग्राफ। इसका मतलब वेग इस एक्सिस पे और टाइम हमेशा आपको एक्स एक्सिस पे लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पे t1 यहाँ पे t2, क्योंकि टाइम वेरी करेगा। सेम चीज है अगर वेलोसिटी के संदर्भ में देखिएगा तो यहाँ पे v1 होगा तो यहाँ पे v2 होगा। रीजन हो सकता है ये तो शुरुआती है तो कम ही रहेगा, थोड़ा और बढ़ेगा। तो जब इसका फार्मूला से आप देखिएगा, इससे जनरली क्या, इसका जब एरिया आप निकालोगे, क्या निकालोगे, इसमें से एरिया, तो इसका एरिया हमेशा क्या देगा आपको, डिस्टेंस देगा। तो एरिया क्या होगा, आपको एक रेक्टेंगल शेप में दिख रहा होगा, जो भी मैंने शैडो बनाया, शेडेड एरिया है। तो आप यहाँ से सीधा देखेंगे कि अगर रेक्टेंगल है तो क्या करते हो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसका मतलब लेंथ यहाँ पे देखिए क्या होगा, सॉरी लेंथ होगा BC और ये हो जाएगा AB, तो AB इंटू BC कर लीजिए। अब देखिए AB का वैल्यू क्या होगा दोस्त, ये कह सकते हो आप कि V2 माइनस V1, और इसके लिए आप क्या कह सकते हो, T2 माइनस T1। जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो किलोमीटर में होगा।
समझ पा रहे हैं? तो ध्यान रहे, ऐसा क्वेश्चन अगर कोई यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जनरली यूपीएससी का जो सीसेट पेपर होगा उसमें भी देखिएगा इस टाइप का सवाल वो पूछ लिया करता है। दूसरी बात इसी का देखिए, दूसरी बात क्या बता रहा हूँ कि वेग और समय का ग्राफ लिया हुआ है। यहाँ भी वेग और समय का ग्राफ लिया हुआ है, यहाँ भी वेग और समय का ग्राफ लिया है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे वेग किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ समय आवर में लिया है। यहाँ पे देखिए मीटर प्रति सेकंड में लिया है और ये समय भी मीटर प्रति सेकंड में, सॉरी ये तो भयंकर गलती है, ये सेकंड में होगा, ठीक है, यहाँ पे सेकंड में होगा। उसके बाद क्या कह रहा हूँ, इसका अगर डिस्टेंस आप निकालिएगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई। इसका मतलब मैंने क्या किया, ए बी सी डी और ई, दो कलर से मैंने शैडो क्यों बनाया, क्योंकि इसका टोटल एरिया अगर आप निकालोगे तो वही तो डिस्टेंस होगा, जैसा यहाँ आप कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर टोटल एरिया निकालना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्या कर सकते हो आप, एक तरीका है कि इसे और इसे दोनों को अलग अलग एरिया निकाल के अगर ऐड कर दिया जाए तो काम बन जाएगा। ये शेप देख के लग रहा होगा, हो सकता है स्क्वायर हो सकता है रेक्टेंगल हो, तो जो भी हो एरिया अगर निकालोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा और इसका हाफ इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए एरिया ऑफ ए बी सी डी निकालना है, मतलब जो भी आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा, साथ साथ ट्रायंगल जो बनेगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सीधा ए बी गुना बी सी अभी बता रहा था, इसमें क्या करोगे, हाफ ए डी बी डी, क्यों, हाफ इंटू ये होगा बेस आपका, ये होगा हाइट आपका, तो उसमें करोगे। और डिस्टेंस है तो यूनिट हमेशा किलोमीटर में ही होगा। ये बात क्लियर है? अब कई बार होगा कि पूछेगा असमान त्वरण से, तो ये असमान त्वरण से अगर कोई गतिमान कार होगा, इसका मतलब कभी देखिएगा कि वेलोसिटी ज़्यादा है समय के साथ, मान लीजिए समय बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रहा था, लेकिन समय बढ़ रहा है अचानक क्या हुआ, वेलोसिटी देख रहे हैं ये डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, फिर समय बढ़ रहा है अचानक वेलोसिटी बढ़ने लग गया, फिर समय बढ़ रहा है अचानक वेलोसिटी घटने लग गया, इसी तरह से बढ़ रहा है घट रहा है, तो ये समान रूप से नहीं चल रहा है, असमान रूप से चल रहा है। तो क्वेश्चन जनरली कहाँ से आएगा, इस साइड वाले से, समान वेलोसिटी वाले से। समझ में आ रहा है? तो इसकी उतनी वैल्यू नहीं है, बस आपको एक दिमाग में रखने के लिए मैंने डायग्राम स्केच किया है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा गति अर्थात मोशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इक्वेशन या समीकरण। जनरली 3 समीकरण बनता है और इन 3 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कई लोग होंगे कि उन्हें लग रहा होगा कि यार मुझे तो रेलवे या एसएससी का एग्जाम देने या बिहार का कोई छोटा एग्जाम देने, बीएसएससी देने, तो ऐसा क्वेश्चन का मैं रियाज क्यों करूं। देखिए आगे अगर आप टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो आप मैथ्स अगर सोल्व करके एग्जाम क्रैक कर सकते हो तो ये आपके लिए कुछ नहीं है। मैथ्स रीजनिंग से आसान है। 2 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं यूँ बता दूंगा। देखिए कैसे। पहला फॉर्मूला क्या बताया कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। देखिए ये फार्मूला को प्रूफ भी किया जाता है लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, तो बस आपके दिमाग में ये बस जाना चाहिए। और आप कैसे यूज कर सकते हो इसको, तो सबसे पहले आपको कल भी बता रहा था कि u क्या होता है, प्रारंभिक गति होता है, v क्या होता है, अंतिम गति होता है, और t क्या होगा आपका, समय होगा, a क्या होगा, त्वरण होगा या एक्सेलरेशन कह सकते हो, इनिशियल स्पीड कह सकते हो, टाइम कह सकते हो, ठीक है। अब देखिए न्यूमेरिकल में क्या कहता है, आप एक एक करके बस समझिए, आंसर अपने आप मिल जाएगा। जो दिया हुआ है उसको एक साइड में आप लिख लीजिए, बाकी जो चाहिए वो निकाल लीजिए। जैसे एक रेलगाड़ी विरामावस्था में, अंडरलाइन, क्यों विरामावस्था बोल रहा है, इसका मतलब वो इनिशियली क्या है, 0 पे है। इसका मतलब मैं कहूँ कि u क्या होगा आपका 0, चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में, इसका मतलब ये t दिया हुआ है आपका 5 मिनट। उसके बाद बोल रहा है 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर्स का वेग प्राप्त करता है। इसका सीधा मतलब है कि आपका v कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है एक्सेलरेशन निकालना है। क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन। दोस्त एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, पढ़े क्या हुआ फॉर्मूला, v माइनस ई अपॉन टी। कल आपको मैं समझा रहा था, नहीं भी अगर याद आया होगा तो मैं लिख दे रहा हूँ। अब आपके सामने एक्सेलरेशन निकालने के लिए v चाहिए, u चाहिए और t चाहिए, तीनों चीज़ दिख रहा होगा। तो v कितना है 72, लेकिन देखिए ये मिनट में दिया हुआ है, ये किलोमीटर पर आवर में। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सबसे पहला आपके सामने सवाल होना चाहिए कि क्या यूनिट समान है, अगर नहीं है तो आपको चेंज कर लेना चाहिए। तो ये देखिए किलोमीटर पर आवर में है, इसको आप बदल लीजिए पहले सेकेंड में। कैसे बदलिएगा, तो 5/18 इंटू कर दीजिएगा 18 से 4, 5 यहाँ हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये देखिए मिनट में है, आप इसको सेकंड में बदल लीजिए, तो 5 और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो ये हो जाएगा 300 सेकंड। अब आप यूज कर सकते हैं, ए का फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, तो वी कितना है 20, यू कितना है 0 अपॉन की टी कितना है 300। इसका मतलब कितना बचा 20/300
1 0 1 0 15, इसका मतलब 1/15 क्या आएगा, चूंकि a है तो एक्सेलरेशन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा इसका यूनिट, तो ये निकल गया। दूसरा क्या बोल रहा है, त्वरण के बाद रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, डिस्टेंस निकालने बोल रहे हैं। तो डिस्टेंस के लिए क्या कर सकते हो, सीधा आप ये फार्मूला लगा लीजिए, s = क्या होगा, ut + हाफ at²। तो u कितना है आपके सामने, 0 है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना निकाले आपने, 1/15 पुट कीजिए, t कितना आपके सामने 300 पुट कीजिए, 2 बार आएगा, t² है। तो देखिए 15 × 2 कितना होगा, 30, ये कट होगा, यहाँ पे 10 बचा, इंटू कीजिएगा 3000 मीटर। या अगर किलोमीटर में लिखना हो तो आप क्या बोलेंगे, 3 किलोमीटर। समझ रहे हैं, एक आंसर ये हुआ, दूसरा ये हुआ। मीटर में हो तो मीटर में आप आपके अपने ऑप्शन के अनुसार कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक, तो आसान है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, बस आप इन चीज़ों को एक बार रियलाइज कीजिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में, इसका सीधा मतलब है t = कितना दिया हुआ है दोस्त, 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से, इसका मतलब u कितना हो जाएगा आपका, 18 किलोमीटर पर आवर से कितना हो जाता है, 36, इसका मतलब v कितना हो जा रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है। चलिए प्राप्त कर लेते हैं, तो त्वरण ज्ञात करें। अब एक बार फिर देखिए, टाइम दिया हुआ है सेकंड में और u के साथ क्या लग रहा है, आवर में, इसका मतलब आपको फिर से चेंज करना होगा। मैं अभी आपको चेंज करना सिखा देता हूँ कि कैसे चेंज करना होता है। फिर इसको 5/18 से इंटू करेंगे और ये भी, इसको भी बदलना है तो ये भी 5/18 से इंटू करेंगे, तो 18 से 18 कट जाएगा, बचा क्या, 5, यहाँ क्या बचेगा, 18 से 2 हो जाएगा, यहाँ 5 2 10। अब आप अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहोगे तो फिर से लगाओगे v - u/t, v कितना है 10 - 5/t कितना है 5 सेकेंड, इसका मतलब कितना बचा 5/5 1, क्या आएगा ये, मीटर प्रति सेकंड। दूसरा क्या बोल रहा है, कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए सेम फार्मूला आप लगा लीजिए, s = ut + हाफ at²। दोस्त u कितना दिया हुआ है, अब 5 लेंगे आप, t कितना है 5 लेंगे आप, प्लस हाफ a कितना है अभी निकाले हो 1, t कितना है 5 × 5 कितना होगा 25 प्लस 25/2 12.5 आएगा, ये कितना हो जाएगा 37.5। x ये क्या बोल रहा है, डिस्टेंस निकाल रहे हो तो इसका मतलब ये होगा मीटर में। अगर किलोमीटर में पूछे, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको लग रहा होगा कैसे बदल दे रहे हो, एकदम छोटी सी चीज़ है दोस्त, आप इसको समझ लीजिए। अगर किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, देखिए ये क्या है, बड़ी यूनिट है ना, ये क्या है, छोटी यूनिट है। तो बड़ी यूनिट से अगर छोटी यूनिट में जाना होगा तो आप हमेशा छोटे वैल्यू को पहले लिखिए, बड़े वैल्यू को बाद में लिखिए। और अगर छोटी से अगर बड़ी में जाना हो, जिस बड़ी में जाना हो, तो बड़ी वैल्यू क्या है 18 डिवाइडेड नीचे क्या हो जाएगा 5 से इंटू कीजिएगा और यहाँ पे ऐसे इंटू कीजिएगा। बोलोगे ये ला कहाँ से रहे हो, 18 और 5, वो भी देखिए, चूंकि किलोमीटर की बात है, किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1000 आएगा ना मीटर, देखिए आएगा। अगर टाइम है आवर में, मतलब इसको मिनट सेकंड में बदलना है तो 60 मिनट में 1 और एक बार और 60 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये सेकंड में आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, 0 से 0 0 0, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, तो देखिए कितना बचा, ये 5 और 6 18। यही गेम बार बार चेंज होगा। तो फिर से एक बार समझिए, बड़ी यूनिट से अगर छोटी में जाना है तो छोटी वाला पहले बाद में, और अगर छोटी से बड़ी में जाना है, जिसमें जाना है, तो बड़ी वैल्यू को ऊपर नीचे ऐसे गुना कर लीजिएगा। आसान है, थोड़ा सा रियाज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन की तरफ आइए। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत, ये देख लीजिए शब्द, विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, तो आपके सामने ए दिया हुआ है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन दोस्त एक शब्द यूज किया है विपरीत दिशा में, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन नहीं, मंदन है, रिटार्डेशन है, डिसेलरेशन है। दूसरी बात क्या बोल रहा है, यदि ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में, देखिए रुकना है, इसका मतलब v कितना होगा 0, गाड़ी रुकेगी तो अंतिम वेलोसिटी अब भी 0 होगी। टाइम कितना लगा रहा है 2 सेकंड लगा रहा है, इसका यूनिट पे गौर कीजिए, सारा मीटर प्रति सेकंड ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो तय की गई दूरी निकालना है। अब देखिए यहाँ से अगर कोई भी डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला सोचोगे, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए, जो कि नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है तो आप निकाल लोगे ना u, क्या बड़ी बात है। देखिए फिर से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आप अगर फार्मूला लगाओगे तो v - u/t कहोगे। एक्सेलरेशन आपका -6 होगा, v 0 होगा, u
u नहीं पता है तो u होगा, नीचे t कितना है 2 है। अब देखिए यहाँ 0 माइनस यू कुछ भी आएगा तो ये माइनस ही होगा। अब इसको देखिए माइनस माइनस कट जाएगा तो u इज इक्वल टू कितना आएगा इनिशियल 12 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें u नहीं चाहिए, हमें तो डिस्टेंस चाहिए। सो d इज इक्वल टू, फिर से वही फार्मूला लगा सकते हो या कोई और दूसरा भी लगा सकते हो, एक ही बात है। तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u कितना आएगा आपका, देखिए आपने निकाला है 12, t कितना आपके सामने 2, हाफ a कितना है -6 इंटू टी कितना हो जाएगा दोस्त 2 गुना 2। अब देखो आप इस 2 से 2 को हटा सकते हो, प्लस के जगह प्लस है यहाँ माइनस है तो ये क्या आएगा -12 और ये आएगा 24, डिवाइड घटा लो इसको कितना आएगा 12, डिस्टेंस है तो आएगा किस में मीटर में, तो ये आंसर होगा आपका। तो न्यूमेरिकल टफ नहीं होता, लोग डरते हैं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और काम कीजिए, बहुत आसान चीज़ है, इसमें कुछ है ही नहीं। लास्ट देखिए इसमें क्या है, न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं। क्या क्या नियम है, पहला नियम से जो निकल के आता है वो है इनर्शिया, जड़त्व, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं भाई न्यूटन के तीनों नियम से। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि न्यूटन का तीनों नियम क्या क्या बताता है। फर्स्ट नियम से आप इनर्शिया निकाल सकते हो, फर्स्ट नियम से बल की डेफिनेशन मिलता है, जो आप पढ़ते हो कि फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, तो एक ये डेफिनेशन नहीं होता, m इंटू ए जो है वो फार्मूला होता है, समझ रहे हैं, या उसका मेजरमेंट करते हैं वो होता है। तो देखिए अगर पूछे कि बल की परिभाषा न्यूटन की किस नियम से आती है तो वो होगा फर्स्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि न्यूटन की बल की जो माप, न्यूटन की किस नियम से बल की माप की जाती है, तो आप बोलोगे सेकंड लॉ से किया जाता है। सेकंड लॉ क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन बोल रहा है तो इसका मतलब फोर्स ये आएगा कल का टॉपिक में, कल जब मैं पढ़ा रहूंगा तो बल ही पढ़ा रहूंगा तो वहां बताऊंगा। तीसरा नियम क्या होगा कि जितना भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बल की परिमाप बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। बस आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई वस्तु अगर जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है। इसका मतलब अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, और अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है। जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में अभी क्या है, ये गतिशील है, लेकिन मैं इसके ऊपर अगर वार करूं तो इसकी गति को मैं डिस्टर्ब करूंगा तो ये अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, ऐसे अगर है तो रखा रहेगा। इसी वजह से कह रहा है कि अगर कोई गतिशील है तो गतिशील रहना चाहता है, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जांपल है, जैसे देखते होंगे कि कोई बस में बैठा व्यक्ति है, अगर ब्रेक लगाया तो वो आगे की ओर झुक जाता है, समझ रहे हैं, या तो अचानक से स्टार्ट किया तो वो पीछे की ओर झुक जाता है। जब भी ऐसा कुछ आगे झुकना पीछे झुकना हो रहा होता है, इसका मतलब वो एग्जाम्पल इनर्शिया का है, जड़त्व का है। तो कई बार एग्जाम्पल पूछता है कि ये किसके कारण होता है, आंसर जड़त्व के कारण। लास्ट ग्लास में रखकर कई बार जोड़ने में डायग्राम बनाया हूं मैं, आप अगर समझिए एक ग्लास है उसके ऊपर एक पोस्ट कार्ड रख दें या कोई पेज रख दें, उसके ऊपर सिक्का रखें, और अगर आप पेज को खींचोगे तो सिक्का क्या होगा, ग्लास के अंदर जाएगा, क्योंकि वो अपना पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता। इस डायग्राम से आप समझ भी रहे होंगे कि यहाँ पे एक पोस्ट कार्ड के ऊपर कॉइन है, और अगर अचानक से मैं कॉइन को खींचा इस साइड में, इस डायरेक्शन में खींचा तो कॉइन नीचे गिर जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो ऐसे जो एग्जांपल्स हैं वो इनर्शिया के एग्जांपल होते हैं। और लास्ट नेक्स्ट टॉपिक में क्या आने वाला है, फोर्स। तो कल पढ़ेंगे बल, क्या है बल, कैसे काम करता है बल, बल की डेफिनेशन क्या हो सकती है, बल कितने टाइप का हो सकता है, फिर उसके बाद हम फ्रिक्शन की तरफ चलेंगे और बल से संबंधित जितनी भी चीजें होगी मैं आपको बखूबी बताऊंगा, ठीक है। तो अब तक के लिए धन्यवाद।